stands for Human Immunodeficiency Virus। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि 1994 में जो WHO ने पाकिस्तान में HIV कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया, तो किसी साथी ने HIV कंट्रोल के नाम के डॉक्टर से पूछा जैसे HIV से बनता क्या, तो उसका आंसर था हाईली इन्फेक्शियस वायरस। Stands for Human Immunodeficiency Virus। So as far as agent is concerned, कल हमने बात की थी, it is an RNA enveloped virus and it belongs to the family of retroviruses। जैसे कल पढ़ते हो सोगा वायरस, पैरामेट्रो वायरस, तो फैमिली से है उसमें, it belongs to the family of retrovirus। इसके आपके पास दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स में HIV virus 1 and HIV virus 2। HIV virus 1 is actually worldwide, no doubt पाकिस्तान में एंडेमिक नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान में भी जो केसेस होते हैं वो HIV 1 वायरस के। HIV 2 virus that is most concentrated in Africa। So तकरीबन कोई अगर एपिडेमियोलॉजी देखी जाए HIV से रिलेटेड, तो कोई 13 मिलियन confirmed और reported cases हैं। ये बात भी हमें पता है कि not every case is reported to WHO। ये WHO के फिगर्स हैं। आपके पास तकरीबन कोई 30 मिलियन reported cases हैं। इसमें एडिशन है तकरीबन 2.5 मिलियन केसेस पर ईयर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यू इंसिडेंट्स अगर देखा जाए न्यू प्लस हो तो टोटल 30 मिलियन हो गए। ठीक है, पर ईयर कितने केस ऐड हो रहे हैं? ठीक है, आउट ऑफ दिस 30 मिलियन कोई काउंट इसलिए तेजी से नहीं बढ़ा कि 2 मिलियन केसेस आउट ऑफ दिस पूल ऑफ 30 मिलियन डाई पर ईयर है। 2.5 मिलियन अगर ऐड होते हैं तो आपके पास 2 मिलियन तकरीबन एक्सपायर होता है। इस तमाम लोड में से 25% जो टोटल केसेस हैं, यानी कि 30 मिलियन पे ये 25% केसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में है। यानी कि अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट जहाँ पर डिजीज का सबसे ज्यादा लोड है। अफ्रीका को इतना ज्यादा डिजीज बर्डन यानी कि कोई 8 to 10 मिलियन के करीब HIV के केसेस देखने पड़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ 3% अफ्रीका के पास दुनिया का हेल्थ केयर सिस्टम है और तकरीबन 1% दुनिया की वेल्थ अफ्रीका में मौजूद है। सो केसेस HIV का ट्रीटमेंट दैट इज एक्सपेंसिव लग्जरी, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। सो एक तो हेल्थ केयर भी बहुत कम है अफ्रीका के अंदर, दूसरा वेल्थ का भी मसला। सो कमिंग टू द सोर्स, we all know that is going to be infected person। Mode of transmission, 75% केसेस आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तकरीबन 75% केसेस आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। रिमेनिंग 25% में आपके पास ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, और कल हमने पढ़ा था इट इज वन ऑफ द टॉप चेस्ट इन्फेक्शन। सो इट ऑल्सो कैरीज वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम pregnant female to baby, it can transfer। 25% cases blood borne और vertical borne। Incubation period आपके पास exactly same है as TB, 2 to 6 weeks। TB का भी important है incubation period पता होना, और HIV का भी important है, दोनों का almost आपके पास 2 to 6 weeks के करीब। अब चलते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। This virus has to make a person immunocompromised। So how it is going to operate? जिस भी रूप से ये वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल हो, सेक्सुअल हो, वर्टिकल हो या ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन हो,
So HIV virus, after entering in human body, कैसे ये इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड करता है किसी इंसान को, उसके लिए रिव्यू कर लेते हैं एक दफा इंसान का इम्यून रिस्पॉन्स। पहले भी काफी दफा इम्यून रिस्पॉन्स हमने रिव्यू किया हुआ है, एक दफा फिर देख लेते हैं आज इस मुनासबत से HIV के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ये बात हम जानते हैं कि इंसानी जिस्म में जब भी कोई एंटीजन दाखिल होता है, एंटीजन से मुराद कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी और वायरस वगैरह, तो सबसे पहले एंटीजन को आकर पकड़ते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये फेगोसाइटोज करते हैं एंटीजन को और उसकी प्रोटीन को अपनी सरफेस पर प्रेजेंट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमेशा एंटीजन को प्रेजेंट करता है टू द टी लिम्फोसाइट। सो ये कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंटीजन होता है चोर, मैक्रोफेज होता है पुलिस और टी लिम्फोसाइट होता है जज। टी लिम्फोसाइट इज बेसिकली जज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। जज साहब एंटीजन को देखते हैं और एंटीजन को सजा देने के लिए ऑर्डर्स जारी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, जिनको साइटोकाइंस कहा जाता है। साइटोकाइंस जाकर एक्ट करते हैं ऑनटू बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स, ये जो ऑर्डर टी लिम्फोसाइट से आया हुआ होता है साइटोकाइंस की सूरत में, बी लिम्फोसाइट उनके ज़ेरे असर प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में कन्वर्ट होते हैं और प्लाज्मा सेल इवेंचुअली आपको बना के देता है एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन। जिस्म में आए हुए किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स यही हो सकता है कि बाय द एंड आप उसके खिलाफ क्या बना लो, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनने का तरीका यही है कि एंटीजन आएगा, मैक्रोफेजेस उससे अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे? टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट साइटोकाइन रिलीज करेगा, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से होते हुए एंटीबॉडी बनाएंगे। अभी प्लाज्मा सेल डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज बनाने की अहलियत रखते हैं। हम भी जानते हैं IgG बन सकती है, IgA बन सकती है, M बन सकती है, E बन सकती है, D बन सकती है। लेकिन एक एंटीजन के खिलाफ प्लाज्मा सेल एक ही तरह की एंटीबॉडी बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि बी लिम्फोसाइट को जज की तरफ से ऑर्डर किस चीज से मिले। वो साइटोकाइंस डिसाइड करते हैं कि IgG बननी है, IgA, IgM, IgE और IgA। अब जनाब HIV वायरस आपके इम्यून सिस्टम पे कहाँ आकर हमलावर हो रहा है? तो याद रखिए, हर वायरस का इंसानी जिस्म में एक सेल ऑफ अटैक होता है। बैक्टीरिया का तो साइट ऑफ अटैक होता है ना, जैसे मेनिंजोकोकस ने मेनिंजस पे अटैक करना है, न्यूमोकोकस ने लंग्स पे अटैक करना है। याद रखिए, एवरी वायरस हैव अ सेल ऑफ अटैक, क्योंकि उस खास सेल के ऊपर उस वायरस के लिए रिसेप्टर होता है। उस खास सेल के ऊपर उस वायरस के लिए रिसेप्टर होता है। तो HIV वायरस आफ्टर एंटरिंग इन ह्यूमन बॉडी binds with glycoprotein 120 receptor और ये रिसेप्टर आपके पास जिस सेल के ऊपर होता है, दैट इज ऑल इम्पॉर्टेंट टी लिम्फोसाइट। यानी कि याद रखिए, HIV वायरस का जो सेल ऑफ अटैक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का कौन सा सेल है? टी लिम्फोसाइट। ठीक है। सो इट बाइंड्स विद ग्लाइकोप्रोटीन 120 रिसेप्टर ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है। सो स्टोरी जनाब ये है कि बाइंड करता है, एंटर होता है, रेप्लिकेट करता है एंड इनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। हर वायरस ने ये करना होता है, जो सेल ऑफ अटैक होता है उसके ऊपर रिसेप्टर पे बाइंड करता है, एंटर होने के बाद उस सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो HIV इंफेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म में से क्या चीज खत्म होना शुरू हो जाती है? टी लिम्फोसाइट। मुझे बताओ कि अगर एक इंसान के ब्लड में टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे
कोई भी एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, मैक्रोफेज उसे पकड़ेंगे तो सही। लेकिन अगर आपके पास अभी टी लिम्फोसाइट नहीं है, ना कभी साइटोकाइन रिलीज होंगे, ना बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से कन्वर्ट होते हुए क्या बना पाएंगे, एंटीबॉडीज। याद रखिए, इट इज गोइंग टू अटैक एंड इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल इंपॉर्टेंट जज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम विच इज टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस के जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, दे आर बेसिकली CD4 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो CD4 रिसेप्टर्स पे इनके बाइंड करते हैं। इस वजह से आपने ये भी याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट को इसी मुनासबत से CD4 प्लस टी सेल भी बोला जाता है, और आम रूटीन में इसे CD4 सेल भी बोला जाता है। कोई आपसे पूछ ले CD4 प्लस टी सेल क्या होता है या CD4 सेल क्या होता है, तो आपने बताना है कि भाई ये टी लिम्फोसाइट ही होता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस के कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करता है, CD4 रिसेप्टर। इसी वजह से जब भी आप HIV का टॉपिक उठाते हो, इन्वेस्टिगेशन में एक ही चीज की गर्दान मिलती है, व्हाट इज CD4 सेल काउंट, क्योंकि HIV वायरस टी लिम्फोसाइट या CD4 प्लस टी सेल या CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, तो इट मेक सेंस कि HIV वायरस के साथ कौन से सेल का काउंट कम होगा, CD4 सेल का। ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि हेल्पर टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स तो डैमेज होते ही होते, साथ में आपके पास इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय, साथ साथ क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन 120 रिसेप्टर के थ्रू ये मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और समटाइम्स न्यूरल सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, मेन सेल तो इसका जो डिस्ट्रक्शन वाला है दैट इज टी लिम्फोसाइट, लेकिन ये मोनोसाइट्स को भी, ये मैक्रोफेजेस को भी, और जो है वो न्यूरल सेल्स को भी जो है वो अटैक करता है। तो याद रखिए, main prime cell is going to be the T lymphocyte, and then other cells can also be destroyed with the HIV infection. They are monocyte, macrophages, and neural cells. अब चलते हैं towards the clinical presentation of HIV infection. So the site of attack is going to be helper T cell or T lymphocyte, which helps in immunity. अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स में एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा HIV का, क्योंकि STI है, आप जानते हो कि एज ग्रुप क्या होना है, सेक्सुअली एक्टिव। फिर आपके पास नंबर 2, जेंडर्स में ऑलमोस्ट इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एक चीज जो एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ एंडेमिक एरिया, तो आपके पास हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग आ सकती है टू एंडेमिक एरिया। एंडेमिक एरिया वो होता है जहाँ पे परसिस्टेंट प्रेजेंस होती है पैथोजन की, अफ्रीका वगैरह। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया कैन बी द HIV infection passes through 4 stages. ये इन्फेक्शन गुजरता है 4 स्टेजेस। स्टेज 1, आपके पास तकरीबन 70 to 80% लोगों में होती है एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, 70 से 80% लोगों में स्टेज 1 जो है उसमें कोई सिम्टम नहीं आते, लेकिन 20 to 30% इंडिविजुअल्स in stage 1 become symptomatic, or symptomatic first stage of HIV infection is known as acute HIV seroconversion.
Beware of this question, ये एग्जाम का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो आपके पास acute HIV सीरो कन्वर्जन कहलाती है, इसमें आपके पास सिम्टम्स जो हैं वो बड़े ही नॉन स्पेसिफिक किस्म के हैं, ठीक है। पेशेंट इज गोइंग टू हैव फीवर, मलेरिया, sore throat, cervical lymphadenopathy, and development of a maculopapular rash. ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से फीचर आपको आम रूटीन में किसी वायरल इन्फेक्शन के साथ मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ये फीचर्स टू बी मोर प्रिसाइज अभी आजकल में बात करेंगे और इन्फेक्शन के ऊपर, विच इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस विच इज कॉज्ड बाय एप्स्टेन बार वायरस। उसमें भी एग्जैक्टली टिपिकल यही सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होती है और मैक्यूलोपेपुलर रैश होती है। बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से फीचर है। अब एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन से मुराद ये है, आप भी समझ रहे होंगे, जो वायरस आएगा स्टार्ट में आपका इम्यून सिस्टम भी इसको प्रोसेस करके इसके खिलाफ क्या बनाने की कोशिश करेगा, एंटीबॉडीज। एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन के फीचर्स उस वक्त आते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस के अगेंस्ट क्या बनाना शुरू करता है, एंटीबॉडीज। तो ये सिम्टम्स आते हैं। बीवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका ख्याल रखिएगा एग्जाम में, ठीक है। A 22-year-old male, 3 weeks after returning from Thailand, has presented with 22-year-old male, young age होगी, history of traveling to endemic area होगा। 22-year-old male, 3 weeks after returning from Thailand, has presented with fever, sore throat, cervical lymphadenopathy, and maculopapular rash. And maculopapular rash. Full stop. ठीक है? Beware of this question. ठीक है? This is a question of acute HIV seroconversion. ध्यान में आपने ये चीज बैठानी है कि जब भी ये स्टेटमेंट आएगी ना, फीवर, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी और मैक्यूलोपेपुलर रैश, आपके पास ऑप्शंस में दोनों चीजें मौजूद होंगी। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी लिखा होगा और HIV सीरोकन्वर्जन भी लिखा होगा। अब चंद चीजें हेल्प करती हैं, जैसे कि सिनेरियो स्टार्ट विद द एज, आपके पास यंग एज है, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया, अगर किसी 6 साल के बच्चे में सिम्टम आ रहे हो तो मोस्ट लाइकली आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। लेकिन ये भी हो सकता है कि ना आपके पास एज हो, ना जेंडर हो, ना हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग हो। जैसे पाकिस्तानी क्वेश्चन आते हैं, पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद फीवर, सोर थ्रोट, लिम्फेडेनोपैथी एंड मैक्यूलोपेपुलर रैश। उस केस में आंसर आपने HIV सीरोकन्वर्जन ही करना है। याद रखिए 99.9% चांस ये होगा कि जब भी ये स्टेटमेंट आएगी केस HIV सीरोकन्वर्जन का ही होगा। आप अगर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचना शुरू करते हो तो आप ज्यादातर MCQs को पिक कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे अमूमन ये चाहते हैं कि आप जो सीरियस और ग्रेव डिजीजेस हैं उनके लिए जरा लो थ्रेशोल्ड रखो, ठीक है ना। आपका नी जर्क रिस्पॉन्स चेक होना होता है सीरियस डिजीज के लिए, ठीक है। सो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑप्शन में HIV लिखा हुआ है, आंसर HIV है, ऊपर केस जो मर्जी, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इम्पोर्टेंस इस टॉपिक की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है। बहरहाल स्टिल आपने अगर ये कहीं नजर आ रहा है आपको 5 ऑप्शन में और चीजें नजर आ रही, आपने कम से कम इस चीज को जो है ना फोर्सी नहीं करना, क्योंकि अगर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस आप पिक नहीं करोगे, खैर वो एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, जैसे कल पढ़े थे ढेर सारे, खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप HIV सीरोकन्वर्जन को पिक नहीं करोगे तो आपको पता है खैर नहीं है, ये डिजीज आगे बढ़ जाएगी। डिजीज इज गोइंग टू एंटर इनटू द सेकंड स्टेज।
जाएगी स्टेज 2। स्टेज 2 में एंटर हो जाएगा, बेशक स्टेज 1 एसिम्प्टोमेटिक रही हो 70 to 80% केसेस में, या आपके पास सिम्प्टोमेटिक रही हो विद एक्यूट HIV सीरोकन्वर्जन। स्टेज 2 का जहां तक ताल्लुक है, जो लोग स्टेज 2 में एंटर होते हैं उनमें से भी 70 to 80% हो सकता है स्टेज 2 में एसिम्प्टोमेटिक रहे। अब स्टेज 2 में जो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी स्टेज 1 एसिम्प्टोमेटिक रही हो, या HIV सीरोकन्वर्जन वाले भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं स्टेज 2 में। ठीक है, लाजमी नहीं है कि जिनकी फर्स्ट स्टेज एसिम्प्टोमेटिक रहे होंगे कि सेकंड स्टेज भी एसिम्प्टोमेटिक। बहरहाल सेकंड स्टेज 20 to 30% केसेस में सिम्प्टोमेटिक हो सकती है। सेकंड स्टेज 20 to 30% केसेस में सिम्प्टोमेटिक हो सकती है। फर्स्ट स्टेज जहां अक्यूट HIV सीरोकन्वर्जन कहलाती है, सेकंड स्टेज इज नोन एज PGL, persistent generalized lymphadenopathy। persistent generalized lymphadenopathy, PGL stand for persistent generalized lymphadenopathy। अब PGL को सारी जिंदगी आपने याद रखना है 1, 2 और 3 से। कैसे याद रखोगे? 1, 2, 3 से। persistent generalized lymphadenopathy से मुराद ये है कि more than 1 centimeter enlarged lymph nodes and 2 or more extra inguinal sites। भाई इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी तो होनी हो, तो आपको पता है STI है, रीजनल लिम्फ नोड्स तो इलाज होते ही होते हैं। जनरलाइज से मुराद ये है कि इंग्वाइनल लिम्फ नोड रीजन्स को छोड़ के और 2 एक्स्ट्रा इंग्वाइनल रीजन्स इन्वॉल्व हो, जैसे एक्सिलरी हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, और ऐसा फॉर मोर देन 3 months। परसिस्टेंट से मुराद 3 महीने से ज्यादा, जनरलाइज से मुराद मोर देन 2 एक्स्ट्रा इंग्वाइनल साइट्स पे लिम्फेडेनोपैथी हो, और लिम्फ नोड का साइज कितना होना चाहिए? मोर देन 1 centimeter। दिस इज हाउ यू रिमेंबर द PGL which can be remembered with 1, 2, 3। पहले जनाब 20 से 30% में सिम्पटम का, बाद लोग इसे भी इग्नोर करते हैं तो वक्त का पहिया आगे चल पड़ता है। ठीक है, और पेशेंट एंटर्स इनटू थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज आपके पास बहुत ही, अगर सिम्टम्स हो तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लेकर आती है। सेकंड स्टेज में सिर्फ लिम्फेडेनोपैथी होती है। बहरहाल व्हेन इट कम्स टू स्टेज 3 इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिम्प्टोमेटिक। स्टेज 3 आपके पास हमेशा क्या होती है? सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक फर्स्ट स्टेज को जहां अक्यूट HIV सीरोकन्वर्जन कहते हो, स्टेज 2 को आप जहां PGL कहते हो, स्टेज 3 इज नोन एज ARC। इसको आप नाम देते हो ARC। ARC स्टैंड्स फॉर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ARC स्टैंड्स फॉर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में एक तो आना शुरू होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स, वो आप जानते हो, इन द फॉर्म ऑफ फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। ठीक है, इस स्टेज में 2 चीजें होती हैं। एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, और दूसरी चीज, क्योंकि इम्यून सिस्टम बैठा जा रहा होता है, तो आपके पास यहां पर आना शुरू होते हैं माइनर ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से मुराद ये कि जिनकी आम रूटीन में तो इतनी औकात नहीं होती,
कि किसी इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंसान में क्या प्रोड्यूस कर सके, सिम्टम्स। लेकिन वो इंसान जिसका इम्यून सिस्टम बैठ रहा होता है और इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये सामने आना शुरू हो जाते हैं। इनमें आपके पास मेजॉरिटी इन्फेक्शन कौन से हैं, फंगल। अब माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस हल्की फुल्की नहीं होती, डिफ्यूज होती है। हल्की फुल्की कैंडिडियासिस तो पोस्ट एंटीबायोटिक यूज भी हो सकती है, लेकिन डिफ्यूज कैंडिडियासिस हो सकती है। ज्यादा कॉमनली जो कैंडिडियासिस मिलती है दैट इज ओरल और इसोफेजियल। याद रखिए, डिफ्यूज ओरोफेजियल कैंडिडियासिस कैन बी द प्रेजेंटेशन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन। ठीक है, हल्का फुल्का कैंडिडा तो खैर है, लेकिन ओरल कैविटी अगर फुल हो कैंडिडा से तो दैट इज समथिंग जिस पे आपने सोचना। इसके अलावा स्किन के इंफेक्शन होते हैं जिन्हें टीनिया इंफेक्शन बोला जाता है। इसके अलावा कंडीशंस लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये भी फंगल इंफेक्शन के साथ एसोसिएटेड। फिर कल पढ़ा था हमने, एक छुपा हुआ वायरस होता है जिसे सर उठाने का मौका मिल सकता है जब इम्यून सिस्टम बैठ रहा हो। द कंडीशन इज नोन एज रीएक्टिवेशन ऑफ वीजी वायरस विच इज शिंगल्स। और ये बात हमने तय की थी कि जब भी कोई शिंगल्स के साथ आएगा वी विल ऑलवेज चेक एचआईवी स्टेटस। ठीक है, तो माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में कैंडिडियासिस हो सकता है, डिफ्यूज ओरल इसोफेजियल टीनिया इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, शिंगल्स हो सकता है। इसके अलावा आपके पास ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया जिन एग्जाम्स में पिक्चर्स आती हैं जैसे यूएसएमएलई और एएमसी, उसमें बड़ा कॉमन है। इसमें अमूमन टंग की पिक्चर होती है जिसपे हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, टंग की पिक्चर होगी, उस पे हेयर ग्रोथ होगी, पिक हो जाएगा कि भाई ये आपके पास ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया का केस है। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि किस वायरस की वजह से होता है, एब्स्टिन बार वायरस की वजह से। और उन लोगों में होता है जिनमें एचआईवी इंफेक्शन चल रहा होता है। ठीक है, आप रूटीन में एब्स्टिन बार वायरस किसी नॉर्मल इंसान में तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करता है, लेकिन एचआईवी के पेशेंट में ही कर सकता है। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया के बारे में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि दिस कंडीशन इज प्री-मेलिग्नेंट। प्री-मेलिग्नेंट से मुराद है कि at any point in time it can convert into carcinoma of tongue. ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, carcinoma of tongue में। This condition is a pre-malignant condition which can convert into carcinoma of tongue. Well, जनाब, ERC is the third stage. क्या क्या मिलेगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रहें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स और दूसरे माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। मेजर नहीं, माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, टीनिया इन्फेक्शन, शिंगल्स वगैरह, इस सब कुछ पिक कर लेना चाहिए इस स्टेज पे, क्योंकि अगर इसको पिक नहीं करोगे तो पेशेंट इज गोइंग टू एंटर इनटू लास्ट स्टेज और स्टेज 4। स्टेज 4 which is known as AIDS. याद रखिए, HIV infection does not mean AIDS. AIDS is the last stage of HIV infection. AIDS is the last stage of HIV infection. HIV infection acquire करने के बाद 4th stage या 8th तक पहुंचने में it can take up to 2 to 10 years. HIV इंफेक्शन होना अलग चीज है और एड्स होना अलग चीज है। ठीक है, याद रखिए, एड्स इज एक्चुअली द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इंफेक्शन विच जनरली टेक्स 2 to 10 years to develop. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. It stands for acquired immunodeficiency syndrome. Now, when you will say
It is characterized by CD4 count as low as less than 200 10 log 6 per liter। भाई एड्स उस वक्त होती है जब कम होते होते टी लिम्फोसाइट काउंट, इनको CD4 सेल भी बोला जाता है, ठीक है। CD4 सेल काउंट कम होते होते कितना हो जाए, लेस देन 200। When CD4 count goes below 200, it is characterized by CD4 count less than 200 and specific pathognomonic infections। और जब CD4 काउंट कम होते होते 200 से कम हो जाता है ना, फिर ऐसे इन्फेक्शन होना शुरू होते हैं जो कि कहीं और किसी और जगह ना सुनने को मिलते हैं ना देखने को मिलते हैं। जैसे पढ़ तो चुके हो, नमोनिया होगा तो नीमोसिस्टिस जिरोवेसिका, मेनिंजाइटिस होगा तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होगा, सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा, क्रिप्टोस्पोरोडियम गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा। याद रखिए पीसीजे नमूनिया अगर होता है तो किस इंसान में हो सकता है, उसी में हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम इतना बैठ चुका हो, ठीक है, जिसके अंदर CD4 काउंट कितना रह चुका हो, लेस देन 200, ठीक है। तो याद रखिए आपके पास फिर स्पेसिफिक पैथोगनोमोनिक इन्फेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट आर द इन्फेक्शंस व्हिच विल हैपन इन। सो हमने देखा कि 4 स्टेजेस से पेशेंट गुजरता है। 70 to 80% केसेस में फर्स्ट स्टेज क्या हो सकती है, एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन बीवेयर ऑफ क्वेश्चन ऑफ HIV सीरो कन्वर्जन होते बड़े नॉन स्पेसिफिक से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के फीचर्स हैं, लेकिन यंग एज में आपके पास हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग के साथ अगर फीवर, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी और साथ में मैक्यूलोपैपुलर रैश आ रहा हो तो यू नीड टू पिक HIV सीरो कन्वर्जन, क्योंकि मिस करोगे तो सेकेंड स्टेज विच इज PGL को कैसे याद रखोगे, 1 to 3 से। परसिस्टेंस से मुराद है 3 महीने से ज्यादा, डिलाइट से मुराद है मोर देन 2, एक्स्ट्रा इंग्वानल साइट्स और लिम्फ नोड का साइज कितना होना चाहिए, मोर देन 1 सेंटीमीटर। फिर थर्ड स्टेज हर इंसान में सिम्प्टोमेटिक होती है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट के साथ माइनर फंगल और वायरल इन्फेक्शन सामने आते हैं। और फोर्थ स्टेज आपके पास HIV एड्स है। एड्स का क्लिनिकल डायग्नोसिस भी बन सकता है और लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी बन सकता है। क्लिनिकल ऐसे कि अगर कोई PCJ नमूनिया के साथ आपके पास आया है, दैट मीन्स पेशेंट इज हैविंग एड्स, क्योंकि PCJ एज अ पैथोजन अगर नमूनिया कहीं कर सकता है तो सिर्फ एड्स के इंसान, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन पे डायग्नोसिस ऐसे बन सकता है कि आप क्या चीज चेक कर सकते हो, CD4 काउंट जो है वो चेक कर सकते हैं। जनाब अब देखते हैं कि एड्स के अंदर यानी कि पेशेंट जिसमें CD4 काउंट कम होते होते कितना हो गया, लेस देन 210 log 6 पर लीटर, ठीक है। यहाँ पर कौन से पैथोगनोमोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो एड्स के इंसान में अब हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो हमने मेनिंजाइटिस के साथ 2 नाम लिखे थे, एक था सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का। टॉक्सोप्लाज्मा जो है ये एक पैरासाइट है। आम रूटीन में इसकी भी इतनी विरुलेंस नहीं होती है, इतनी उपलाप नहीं होती कि किसी इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंसान में सिम्टम दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट कर सकता है उसी इंसान में जिसका CD4 काउंट कितना कम हो चुका हो, लेस देन 200। अब सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का जब भी क्वेश्चन आएगा, दे विल गिव यू अ केस ऑफ कि भाई नॉन केस है HIV का और आया है फीवर प्लस अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फीवर प्लस अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलवेज सिग्निफाइज अ CNS इन्फेक्शन, है ना। अब HIV का केस तो फीवर और अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आया हो। इन्वेस्टिगेशन में जब आप CT करो
सीटी ब्रेन और उसमें आपको मिल रही हो कैल्सिफिकेशंस या रिंग एनहांसिंग लीयंस, तो आप कह सकते हो दिस इज अ केस ऑफ सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, लिख लिया आपने, सिर्फ सुन लीजिए। क्वेश्चन अगर आएगा सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का, they will give you a question, a 30-year-old HIV patient has presented with fever and altered mental state, CT shows ring enhancing lesion, diagnosis पूछ लेंगे, वो आप बताओगे कि cerebral toxoplasmosis है। ट्रीटमेंट इस केस में you will give intravenous co-trimoxazole, इस केस में आप co-trimoxazole दो। CNS में आपके पास जो दूसरा इन्फेक्शन है दैट इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। दूसरा इन्फेक्शन जो आपके पास है दैट इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का केस आपके पास एग्जाम में ऐसा आएगा, यू विल गेट अ नोन केस ऑफ HIV जो कि आएगा क्लासिक मेनिंजाइटिक ट्राइड के साथ, फीवर, हेडेक एंड नेक स्टिफनेस। ठीक है, सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस फीवर प्लस अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आता है। ये फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस के साथ आपके पास प्रेजेंट है। आपको पता है मेनिंजाइटिस के केस में तो हमने क्या करना होता है, CSF एग्जाम है ना। CSF एग्जाम जब आप करोगे तो आपको मिलेंगे माइसीलियम या हाइफी। ठीक है, हाइफी हम जानते हैं दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंगस। ठीक है, हाइफी मिलेंगे और इन हाइफी की खास बात ये होगी, जो माइकोलॉजिस्ट होता है, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है, एक माइकोलॉजिस्ट जो होता है वो डिफरेंट फंगाई को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए स्टेन्स अप्लाई करता है। क्रिप्टोकोकस को पिक करने के लिए कौन सी स्टेनिंग इस्तेमाल की जाती है, दैट इज इंडियन इंक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये हो कि भाई पेशेंट में फीवर है, हेडेक है, नॉन HIV की केस है, नेक स्टिफनेस है और CSF में हाइफी है which are getting stained with Indian ink, तो समझ लीजिए that is the case of cryptococcal meningitis। पेशेंट ने लैंड इस सिनेरियो में किया, that means patient has ended up in the AIDS। पेशेंट कहाँ पे पहुंच चुका है, AIDS के अंदर, क्योंकि ये वो इन्फेक्शन है जो कि आपको कहीं और सुनने और देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रीटमेंट में आपने यहाँ पर देना है एंटी फंगल, ऐसा एंटी फंगल जो कि ब्रेन में पहुंच के ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और इस फंगस को ट्रीट करेगा, दैट इज एम्फोटेरेसिन बी, दैट इज AMPHOTERACIN, एम्फोटेरेसिन बी, दैट इज द ड्रग विच शुड बी यूज्ड ओवर। CNS से नीचे आते हैं और आते हैं आइस पे। आइस में आपके पास जो जगह इन्वॉल्व होती है दैट इज रेटिना। यहाँ पर जो बहुत ही स्पेसिफिक इंफेक्शन है आइस से रिलेटेड, दैट इज साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस। याद रखिए CMV, साइटोमेगालोवायरस, कल हमने पढ़ा था, इट इज हर्पीज वायरस नंबर 5 है ना। और CMV की भी आम रूटीन में इतनी विरुलेंस नहीं होती कि सिम्टम्स किसी इम्यूनोकॉम्पिटेंट में प्रोड्यूस कर सके, ये भी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड में प्रोड्यूस करता है। बहरहाल इसका जो रेटिनाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है, HIV एड्स के लोगों में। हम ये देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा, व्हेन दे गिव यू अ नोन HIV कमिंग टू यू विद द लॉस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस। ठीक है, कहेंगे जी एक नोन केस है HIV का, किसके साथ आया है, ब्लाइंडनेस के साथ। ऑब्वियसली रेटिना देखने के लिए रेटिनोस्कोपी करनी पड़ती है, इसको ऑफ्थेल्मोस्कोपी भी बोलते हो, इसको फंडोस्कोपी भी बोलते हो, है ना। यू हैव टू परफॉर्म फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी पे आपके पास रेटिना कुछ इस तरीके से इन्फ्लेम्ड होता है, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होता है that gives you classical mozzarella pizza appearance। ठीक है,
इस तरीके से वेजोडाइलेशन होती है और इस तरीके से चीजी इन्फ्लेमेशन नजर आ रही होती है, जैसे मोज़रेला पिज्जा होता है। देखना हुआ तो आज ऑर्डर कर लेना, ठीक है। तो बिल्कुल फंडोस्कोपी पे ऐसे नजर आए। ट्रीटमेंट पूछिए तो आप बता सकोगे, क्योंकि हर्पीज वायरस है ना, तो हर्पीज वायरस के लिए एक ही ग्रुप हमारे पास अच्छा है। एसाइक्लोविर के ग्रुप से यहाँ पर दी जाती है इंट्रावीनस गैनसाइक्लोविर। गिव द पेशेंट इंट्रावीनस गैनसाइक्लोविर। आज से आते हैं नीचे ऑन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपके पास जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसमें ये तो आसान है। अगर वो आपको ये बताएं कि जी पेशेंट है HIV का और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ आया है, तो कौन सा प्रोटोजोआ HIV एड्स के लोगों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज क्रिप्टोस्पोरोडियम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्रिप्टोस्पोरोडियम गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। इसके अलावा डिफ्यूज ओरोफेजियल कैंडिडिएसिस, वैसे तो वो फर्स्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो फोर्थ स्टेज में भी कंटिन्यू करता है। यानी कि इतना डिफ्यूज ओरोफेजियल कैंडिडिएसिस होता है कि ओरल कैविटी से वाइट कर्डी डिस्चार्ज मुसलसल जारी रहता है। डिफ्यूज ओरोइसोफेजियल कैंडिडिएसिस आपको यहाँ पर मिल सकता है। Then we come on to the lungs. lungs में या देखिए वो एक पैरासाइट जो कि स्पेसिफिकली इंफेक्शन करेगा, that is going to be PCJ pneumonia। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी, ये वो पैथोजन है जो कि HIV एड्स के लोगों में क्या करता है, नमूना। अब इसका केस ऐसे आएगा कि दे विल गिव यू अ नोन केस ऑफ HIV, सिम्टम्स होंगे निमोनिया के, फीवर होगा, कफ होगा, डिस्निया होगा। ठीक है, चेस्ट एक्सरे, निमोनिया जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे की प्रेजेंटेशन कितनी कोई इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट निमोनिया में। ठीक है, सो क्योंकि ये पैरासाइट है और हम जानते हैं कि राइट ब्रोंकाई इज हायर देन लेफ्ट वन, तो ये जब पैरासाइट इन्वेड करता है तो इन्वेड करने के बाद ये ज्यादातर राइट साइड पे जाता है। What you find with PCJ pneumonia is right perihilar infiltrate। अगर सिर्फ इतना ही कह रहे हो कि जी ये एक्सरे है और राइट साइड पे हाइलम के करीब इन्फिल्ट्रेट है, तो कौन सा नमूनिया हो सकता है? चांस है आपके पास PCJ नमूनिया। ठीक है, सो एस्पिरेशन नमूनिया में सिर्फ राइट, इसमें आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे मिलते हैं। आपके पास बायलेटरल पेरिहाइलर इन्फिल्ट्रेट इन केस ऑफ PCJ pneumonia इज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि पैरासाइट है, ये हमेशा अमूमन आकर हाइलम के गिर्द जो है वो इन्फेक्ट करता है। कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। या देखिए पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन अमूमन किस पे पिक हो जाता है? माइक्रोस्कोपी पे। ठीक है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी पे ये जो है वो आपके पास पिक होता है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में इसको आप ट्रीट कर सकते हो कोट्राइमोक्साजोल के साथ। इट कैन बी ट्रीटेड विद कोट्राइमोक्साजोल या कोट्राइमोक्साजोल के अलावा यहाँ पर यू कैन प्रिस्क्राइब द पेशेंट इंट्रावीनस पेंटामिडीन। आप मरीज को यहाँ पर इंट्रावीनस पेंटामिडीन एज अ ड्रग जो है वो दे सकते हो। पेंटामिडीन एंटी पैरासिटिक ड्रग है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। अननोन केस ऑफ HIV विद फीवर, कफ एंड डिस्निया
pneumonia with bilateral penile infiltrates that is suggestive of TCJ pneumonia. ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। याद रखिए लंग के इन्फेक्शन में HIV के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है माइकोबैक्टीरियम टीबी। वेस्ट ने अपने आप को मिड 90s में टीबी फ्री डिक्लेयर कर दिया था, 95 के करीब, यूरोप ने, अमेरिका ने, और टीबी रह गई थी हमारे जैसे मुल्कों के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। लेकिन जैसे ही उनकी पॉपुलेशन HIV की वजह से इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होना शुरू हुई, ठीक है, याद रखिए या तो नई टीबी या फिर ओल्ड टीबी जो किसमें छुपी हुई थी, जेल के अंदर, क्योंकि आपके पास अगर टी लिम्फोसाइट नहीं रहेंगे प्रॉपर तो आपको पता है जेल की पहली 4 दीवारी तो इन्होंने बनानी होती, तो आपके पास वो पुरानी जेल टूटने की वजह से ओल्ड टीबी के लीयंस के अंदर से टीबी दोबारा से नमूदार होना शुरू होती है। जुमला लिख लीजिए, 50% पेशेंट्स ऑफ HIV/AIDS हैव को-इन्फेक्शन विद टीबी। ठीक है, 50% जो केसेस होते हैं HIV/AIDS के, उनमें को-इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम टीबी का होता ही होता है। ठीक है, या तो वो नई टीबी एक्वायर करते हैं या पुरानी टीबी उनकी रीएक्टिवेट हो गई होती है। इसी वजह से हर केस ऑफ HIV में मॉन्क्स टेस्ट अध्यापन किया जाता है, और हमने पढ़ा था कि कितना जो है डायमीटर काफी होता है, 5 mm का काफी होता है कि आप फिर स्पूटम फॉर AFP और ये तमाम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सो अदरवाइज वेस्ट जो अपने आप को टीबी फ्री डिक्लेयर कर चुका था, HIV की वजह से HIV/AIDS हैज ब्रॉट बैक टीबी टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, वापस जो है वहां पर पहुंच चुकी है। फिर माइकोबैक्टीरियम तो वैसे नॉन HIV लोगों में भी बहुत कॉमन है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम की एक और सब टाइप है विच इज माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रा सेलुलर। माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर, ये बहुत ही स्पेसिफिक इंफेक्शन है इन टर्म्स ऑफ HIV/AIDS। HIV/AIDS के हिसाब से ये इंफेक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, ये सिर्फ HIV/AIDS के साथ होता है। फिर इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम की एक दो बहुत ही रेयर टाइप्स हैं, ये आपको HIV/AIDS के साथ ही सुनने और देखने को मिलती हैं। एक माइकोबैक्टीरियम नोलेसी, एक आपके पास माइकोबैक्टीरियम ज़ीनोफी। सो हाँ, टीबी तो एक्टिवेट होता ही होता है, लेकिन और टाइप्स में आपके पास माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलरली, माइकोबैक्टीरियम नोलेसी KNOW LESI एंड माइकोबैक्टीरियम। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन है जो उसी वक्त होते हैं जब आपके पास CD4 काउंट कम होते होते 200 से कम हो जाता है। ये एड्स के अंदर होने वाले इन्फेक्शन की लिस्ट है। लंग्स के बाद लास्ट में देखते हैं ऑन टू स्किन। स्किन पे हमारे पास जो HIV/AIDS के इंसान में बहुत ही पैथोजेनिक प्रॉब्लम सामने आता है, दैट इज फेमसली नोन एज कैपोसी सार्को। ठीक है, कैपोसी सार्को नाम ही बता रहा है कि ये तो मैलिग्नेंसी है, तो याद रखिए इट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। भाई ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कहां से राइज करता है भाई? एंडोथेलियल सेल्स से राइज करता है। एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग सेल्स होते हैं किसके? ब्लड वेसल्स के, या फिर फाइब्रोब्लास्ट किस जगह के? स्किन के। कैपोसी सार्कोमा is a malignant tumor arising from skin। भाई स्किन के किस सेल से ओरिजिनेट करता है? भाई स्किन की कैपिलरीज से भी ओरिजिनेट कर सकता है, स्किन में मौजूद फाइब्रोब्लास्ट से कर सकता है। भाई ये है तो मैलिग्नेंसी, तो ये HIV के साथ क्यों हो रही है?
एक इन्फेक्टिव एजेंट से होती है, एक ऑन्कोजेनिक वायरस की वजह से होती है। ठीक है, बाद वायरसेस मैलिग्नेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये जो ऑन्कोजेनिक वायरस है ये कल आपने पढ़ा था, ह्यूमन हर्पीज वायरस 1। कल तक 7 के तो प्रॉब्लम्स पढ़ चुके हो आप। हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 और 2 हमने पढ़ा था, वो क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस। हर्पीज जोस्टर चिकनपॉक्स, एप्स्टीन बार, साइटोमेगालोवायरस। ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 हमने पढ़ा था, रोजियोला इन्फेंटम करता है। HHV7 हमने पढ़ा था, पिट्राइसिस रोजिया करता है। लास्ट 2 इन्फेक्शन थे। और कोई आपसे पूछ ले HHV8 क्या करता है, तो याद रखिए HHV8 सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट करता है उन लोगों को जिनमें एड्स होता है, और उनमें ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैलिग्नेंसी, व्हिच इज नोन एज कैपोसी सार्कोमा। ठीक है, अब जनाब क्लिनिकली आपके पास कैपोसी सार्कोमा का जब केस आएगा, दे विल गिव यू अ नोन केस ऑफ HIV/AIDS। आपके पास एक नोन केस होगा HIV/AIDS का, और पेशेंट आएगा स्किन इरप्शन के साथ, बनेंगे पर्पल प्लैक्स। प्लैक हमने पढ़ा था अ लार्ज रेज हील, कल ही बड़ी बात है। पर्पल प्लैक्स बनते हैं, और ये कहां पे बनते हैं, लेग्स पे। जिन एग्जाम्स में पिक्चर्स आती है, यू विल फाइंड आउट पर्पल एरिया ओवर द लेग्स। पर्पल प्लैक्स लेग्स में बनेंगे, साथ में आपके पास मैलिग्नेंसी की वजह से वेट लॉस आएगा। बहुत ही एग्रेसिव डिजीज होने की वजह से फौरन ही डिजीज मेटास्टेसाइज कर जाती है, कहां पर, लंग्स। आपके पास क्या चीज सामने आएगी, लंग मेटास्टेसिस। कैपोसी सार्कोमा को अगर आपने मैनेज करना है तो इन्वेस्टिगेशन में यू हैव टू गो फॉर स्किन बायोप्सी। इससे कंफर्म होगा ये स्किन बायोप्सी पे। और ट्रीटमेंट आप यहाँ पर कीमोथेरेपी दे सकते हो, एंटी कैंसर। हम एड्स का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे, वो अभी हमें पढ़ना है। दैट्स द ट्रीटमेंट ऑफ दिस मैलिग्नेंसी व्हिच इज कैपोसी सार्कोमा। Well, Janab, that's all about the list of specific infections which are going to occur in patients with HIV/AIDS. ठीक है जनाब? So, सर से लेके पैर तक वो कौन से स्पेसिफिक इन्फेक्शन हैं जो सिर्फ HIV/AIDS में मिलते हैं? सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, CMV, रेटिनाइटिस, ओरो इसोफेजियल कैंडिडिएसिस डिफ्यूज किस्म का, साथ में क्रिप्टोस्पोरोडियम गैस्ट्रोएंटेराइटिस, PCJ निमोनिया। हाँ, प्राणी टीबी तो एक्टिवेट होती है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरली नोलेसीज जेनोपी ये टाइप सामने आती हैं। और साथ में आपके पास लास्ट बट नॉट लीस्ट कैपोसी सार्कोमा। ठीक है, पेशेंट आए कैपोसी सार्कोमा के साथ है, डेट मीन्स पेशेंट इज इन एड्स। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस। आप बाद में CD4 काउंट चेक करोगे तो वो हमेशा निकलेगा लेस देन 200 की रेंज में। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशंस में स्क्रीनिंग टेस्ट। जब भी एड्स आप कंसिडर कर रहे हो, किसी में रिस्क फैक्टर हो, लाइफस्टाइल ऐसा हो, ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए याद रखिए एड्स का टेस्ट आप छुपते छुपाते नहीं भिजवा सकते। यू हैव टू टेक कंसेंट, प्रॉपर इसका कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं है चुपके से लिख दिया CBC तो आप चुपके से लिख दो anti-HIV एंटीबॉडी, क्योंकि एड्स अगर HIV पॉजिटिव आएगा तो उसके बेपनाह इम्प्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से सोशल स्टिग्मा भी माना जाता है वेस्ट में भी, तो इस वजह से एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन मस्ट होता है। वेल, जहां पर आपके पास फर्स्ट लाइन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, यू आर गोइंग टू चेक HIV एंटीबॉडी। ठीक है, दोनों के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के अगेंस्ट ही आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जनरली दे आर चेक बाय एलाइजा, और जो स्पेसिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज वेस्टर्न ब्लॉट मेथड। क्योंकि ऑप्शन में बात का सिर्फ वेस्टर्न ब्लॉट की टर्म लिखी हुई होती है। ठीक है, साउदर्न ब्लॉट होता है, नॉर्दर्न ब्लॉट होता है, जेनेटिक्स की चीजें। वेस्टर्न ब्लॉट मेथड से इसे चेक किया जाता है।
antibodies can take 3 to 6 weeks to form. अब आपको पता है कि एक वायरस आएगा, इम्यून सिस्टम उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है, जैसे सिफिलिस के साथ पड़ा था। प्राइमरी सिफिलिस में अक्सर VDRL क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में टाइम लेती है। तो याद रखिए इन एंटीबॉडीज के साथ भी ये मसला है कि दे आर ऑफन नेगेटिव इन फर्स्ट स्टेज, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड आपने पढ़ा है कितना है, 2 to 6 वीक्स। 2 हफ्ते बाद अक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन के फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी बनते बनते कितना टाइम लग सकता है, 3 से 6 हफ्ते। तो ये बाद क्वेश्चन देंगे जी 22 साल का पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया है, फीवर, सोर थ्रोट, मैक्युलोपेपुलर रैश, लिम्फेडिनोपैथी वगैरह सब कुछ है, लेकिन एंटी-HIV एंटीबॉडी नेगेटिव है। याद रखिए स्टेज 1 में अगर एंटी-HIV एंटीबॉडी अगर नेगेटिव है तो हो सकता है अभी विंडो पीरियड चल रहा हो। विंडो पीरियड होता है कि एंटीजन आया हो और अभी एंटीबॉडी ना बनी। इसी वजह से सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन पूछी जाती है, एंड देन यू हैव टू चेक, अगर एंटीबॉडी नहीं है तो यू कैन चेक HIV P24 एंटीजन। तो 2 ऑप्शंस होती हैं, आप एंटीबॉडी भी चेक कर सकते हो और आप एंटीजन भी चेक कर सकते हो। स्पेशली HIV P24 एंटीजन जो है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बाद अभी एंटीबॉडीज फर्स्ट स्टेज में नहीं बनी हुई होती, क्योंकि दे कैन टेक 3 to 6 वीक्स टू फॉर्म। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तमाम वायरसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो हमारे पास होती है, दैट इज टू गेट एंड चेक PCR। PCR HIV वायरस आ रहे हैं। अब अगली चीज है हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें है नंबर 1, व्हेन टू ट्रीट। व्हेन टू ट्रीट, कब ट्रीट करना। व्हेन टू ट्रीटमेंट, याद रखिए पेशेंट आपके पास आए, लैंड ही करे किसमें, क्लिनिकल एड्स में। पता होना चाहिए कि भाई हाँ एंटीवायरल अवेलेबल तो है, देने कब है। पेशेंट आए TCJ निमोनिया के साथ, सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ। नंबर 2, CD4 काउंट कितना हो चुका हो, लेस देन 350, 10 log 6 पर लीटर। आपके पास CD4 काउंट 350 से ज्यादा हो, बट यू हैव rapidly rising viral load and decreasing CD4 count। ये अभी लिख लो, ये मैं समझाता हूँ क्या चीज है, ठीक है। CD4 अगर 350 से ज्यादा हो तब भी आप ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उस वक्त जब वायरल लोड तेजी से बढ़ रहा हो और CD4 काउंट कम हो। चौथी इंडिकेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट, HIV प्रेगनेंसी में हो, HIV हेपेटाइटिस B वायरस के साथ हो, या HIV की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए, जिसे आप HIV नेफ्रोपैथी बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जाता है कि भाई HIV के साथ कौन सा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो लिख लीजिए फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, FSGS, ठीक है। सो FSGS फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस जो है यहाँ पर फॉर्म है।
ट्रीट देखकर आपको क्या समझ आई? समझ ये आई कि वी डू नॉट ट्रीट स्टेज 1, ठीक है? स्टेज 1 भी ट्रीट नहीं करते, इवन स्टेज 2 भी ट्रीट नहीं करते। ट्रीटमेंट की बारी बनती है ARC और एड्स के अंदर, ठीक है? तो ये फिर आम रूटीन में फर्स्ट, सेकंड और इवन थर्ड स्टेज में आपके पास केस पिक हो जाए तो मरीज को कैसे मैनेज किया जाता है? याद रखिए, इन स्टेजेस में यू सिंपली गो फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इन्फेक्शन। आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हो? मॉनिटरिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। वो आपसे पूछ लें कि आपने HIV सीरो कन्वर्जन में मरीज को पकड़ लिया, पिक कर लिया, क्या करना है? क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे? आपने कहना नहीं, मैं सिर्फ मॉनिटर करूंगा इन्फेक्शन की, जब तक क्या नहीं बन जाती वेल टू ट्रीट की इंडिकेशन। अच्छा, मॉनिटरिंग ऑफ इन्फेक्शन कैसे की जाती है? आपने कहना है कि मैं एक तो PCR करूंगा और नंबर 2 मैं CD4 काउंट करूंगा, चेक, और ये मैं